अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत ही स्पेशल खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। दो सेक्शन में खबरें डिवाइडेड हैं। 5 खबरें तो ऐसी हैं जो कि आपको चौंका देंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर दौरानिए में आपके सामने पेश कर दें। लेकिन सबसे बड़ी और जो मेन खबर हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो ये है जी कि पीटीआई जो हल्ला बोलने जा रही है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा, पीटीआई के सर्कल क्या कह रहे हैं, हुकूमत के सर्कल क्या कह रहे हैं, हुकूमत ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, ये तमाम डिटेल जानिएगा। फिर ये भी बताएंगे कि पीटीआई पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है कि जैसे पीटीआई के पीछे कोई और डोरियां हिला रहा है। इस बात में किस हद तक सदाकत है ये भी जानिएगा। बहरहाल अभी स्टेट हम सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे अपनी उन खबरों की तरफ जिन्हें हम थोड़ा मुख्तसर रखना चाह रहे हैं, लेकिन खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो है कराची नीपा चुरंगी में जो बच्चे की वहां पे जो फौत हुआ है बच्चा एक मेन होल में गिर के, उसके हवाले से सबसे पहले स्टोरी जानना चाहता हूं जावेद चौधरी साहब से। फिर आपको अगली जो हेडलाइंस है स्टोरी वो सवाल साथ साथ शामिल करता जाऊंगा। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। इब्राहिम बच्चे का नाम है, 3 साल का बच्चा है। नीपा चुरंगी में अपने वालिदैन के साथ एक ग्रोसरी शॉप पे गया, एक स्टोर पे गया खरीदारी के लिए। और बच्चे जो होते हैं बड़े शैतान होते हैं। आपको पता है कि बच्चों के बारे में कहते हैं कि बच्चा और बंदर अगर दोनों आराम से बैठे होंगे तो उसका मतलब है वो बीमार है। अगर वो सेहतमंद होंगे तो वो बच्चे भी शरारत करेंगे, बंदर भी शरारत करेंगे। ये एक कॉमन सी जबिल्लत है बच्चों के और बंदरों के दरमियान। तो बच्चे जो ना अपने वालिदैन का हाथ छुड़ा के हमेशा भागते हैं, और बच्चों को कंट्रोल करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान काम होता है। तो ये खरीदारी के लिए गया और वहां से इसने अपनी वालदा का हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ा के ये दौड़ा और सामने एक मेन होल था जिसका ढक्कन नहीं था। मेन होल के अंदर बच्चा गिर गया। अब वो मेन होल इतना गहरा था कि वालिदैन ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। वहां पे चीखो पुकार मां करती रही। उसकी बाकायदा फुटेज जो है ना वो रिलीज हुई और इंतहाई अफसोसनाक है। उसको देख के यकीन करो अगर आप बच्चों वाले हो तो आपका दिल जो है वो मुंह में आ जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है जिसको कहते हैं। उसके बाद अफरा तफरी में बेचारे दौड़ते भागते रहे, लोग भी लगे रहे, लेकिन जाहिर इतने मेन होल से बच्चे को कैसे निकाला जा सकता है। और पानी बड़ी तेजी से वहां से गुजर रहा था। उसके बाद वो 1122 से रब्ता किया गया। वो बड़ी देर से आए, वो जल्दी उनको आना चाहिए तो नहीं आए, लेकिन उनके तर्जमान की वजाहत यह है कि हम रात के वक्त ऑपरेशन ही नहीं करते। यार रात के वक्त नहीं करते तो आपकी जरूरत क्या है भाई? जब 1122 का मतलब ही है कि आपने इमरजेंसी में मदद करनी है। यह नहीं है कि रात है, ये सुबह है, दोपहर है, गर्मी ज्यादा हो गई है, सर्दी ज्यादा हो गई है, या हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं था, या मेरी वालदा बीमार थी। आपने हर सूरत पहुंचना है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम रात को नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम गए। यानी उन्होंने मेहरबानी की इनके ऊपर। वो खुदाखौफी होनी चाहिए। एक तो 1122 वालों से पूछना चाहिए कि आपको किसने मैंडेट दिया है कि आप ये कहें कि जनाब हमारा तो रात के वक्त हम तो ऑपरेशन ही नहीं करते। दूसरा ये है कि वो तलाश करते रहे, वो नहीं मिले। और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जाके ये बच्चा जो था, एक आम स्वीपर जो होता है ना, वो कूड़ा चुनने वाला, उसको मिला। और उसने फिर इस बच्चे को डिस्कवर करके उनको बताया कि बच्चे की लाश तो यहाँ पड़ी। 14 घंटे बच्चे की लाश तलाश करते रहे लोग। इंतहाई अफसोसनाक बात। और पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल ये है कि कराची की जितनी इंतजामिया है सबको फारिग कर देना चाहिए इस बात पे कि कराची जैसे शहर के अंदर अगर ये लोग ढक्कन नहीं लगा सकते तो इन लोगों का क्या फायदा। वो कहते हैं ढक्कन निकाल लेते हैं। भाई पूरी दुनिया के अंदर ढक्कन लगते हैं, उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्रॉपर एक साइंस बनाई जाती है। तो इनको ये चाहिए कि एक प्रॉपर किस्म की जो बड़े शहरों के अंदर साइंस है उसके मुताबिक ढक्कन लगाएं। उसका तरीका ये होता है कि गहरा खड्डा खोदा जाता है, नीचे ढक्कन लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर एक और स्लैब डाली जाती है और पानी उस स्लैब से फिर ढक्कन में जाता है, नीचे जाता है, उसको कवर किया जाता है। तो ये जब ऊपर लगा देंगे कोई नशई आएगा, वो लोहे का ढक्कन होता है, निकाल के ले जाता है। उसके बजाय प्रॉपर काम करे। अगर अक्ल काम नहीं करती तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें मुल्क चलाने की कोई हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए या हमें ये ओहदा मिलना चाहिए। एक बात और भी है इसमें, इसको फौरी तौर पे मेरा ख्याल है इसके ऊपर सीएम साहब को नोटिस लेके फैसला कर देना चाहिए कि कराची में आइंदा को बच्चा जो है वो गटर में नहीं गिरेगा या कोई बड़ा भी नहीं गिरेगा। इससे पहले भी देखें अप्रैल के अंदर लियाकताबाद के अंदर एक बच्चा गिर गया था और उसमें भी बड़ा शोर हुआ था। तो ये इस वक्त जो है ना पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि यार बच्चे छोटे जो है, मासूम बच्चे हैं, अगर स्टेट उनकी हिफाजत नहीं कर सकती तो स्टेट का काम क्या है फिर? बिल्कुल सही। चले अब चलते हैं जी अपनी सेकंड स्टोरी पे। सेकंड स्टोरी हमारी अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा जी। ताजिकिस्तान पे पहला हमला किया, 3 चीनी शहरी उसके अंदर मारे गए थे। अब एक और हमला हो गया है, 2 चीनी शहरी और मारे जा चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के शर से कोई भी हमसाया इस वक्त महफूज नहीं है। ये क्यों हो रहे हैं ताजिकिस्तान पे हमले, कौन सा ग्रुप कर रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, ये डिटेल से जान। अब देखो ताजिकिस्तान के ऊपर दूसरा हमला हुआ, पहला हमला हुआ उसमें 3 चाइनीज शहरी इंजीनियर्स मारे गए। अब ये 2 चाइनीज और मार दिए गए और ये अफगानिस्तान से हमला हो रहा है, तालिबान इनके पीछे हैं, ये बात अब साबित होगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस जगह पे चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुसल्लसी बनती है वहां पे सोने की कानें भी हैं। और सोना वैसे निकलता वहां से बड़ी मुश्किल से है, लेकिन वहां से सोना निकाला जाता है। और अफगान जो है वो भी आपस में लड़ते रहते हैं सोने की वजह से। और वहां जो ताजिकिस्तान की साइड है वहां पे चाइनीज जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए सोना निकालने के लिए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क हैं, 3 मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी, अमेरिका, कनाडा और चाइना, जो सोना निकाल सकता है। तो इसीलिए वहां पे चाइनीज कंपनियां जो ये काम कर रही हैं। अब ये तालिबान वहां से एक तो लोकल एक दूसरे के साथ भी लड़ते रहते हैं, अफगानों से लड़ते रहते हैं सोने की वजह से। ताजिकिस्तान के साथ भी इनके पहले से फटे चल रहे थे, चाइनीज के साथ भी चलते रहते हैं। लेकिन इस तरह ड्रोन के जरिए लोगों को मार देना या अब दूसरा हमला करके लोगों को मार देना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये एक नया फिनोमेना है। और इसने साबित कर दिया है कि जो लोग वहां पे इस किस्म की सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई गलबा हासिल करना चाहते हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो उनके पास ड्रोन्स भी हैं और वो बम मार के भी लोगों को मार सकते हैं। ताजिकिस्तान ने भी इनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए, ये भी ध्यान में रखो, उनकी फौज भी मूव कर रही है अब। ठीक है। तो अब अफगान जो है ना दोनों साइडों से फंस रहे हैं, ताजिकिस्तान से, चाइना से और इस साइड से पाकिस्तान से। तो अब इतनी जिंदगी आसान इनके नहीं होगी। लेकिन ये एक चीज साबित हो गई है कि यार ये आराम से बैठने वाले लोग नहीं है, ये अमन से बैठने वाले लोग नहीं, ना खुद अमन में बैठते हैं ना किसी और को बैठने देते हैं। तो पाकिस्तान भी इसके ऊपर मेरा ख्याल है अनकरीब एक बड़ा फैसला करने वाला है।
तो अब पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइनीज मिलकर बहुत कुछ करेंगे वहां पे, और अमेरिकन इसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। हुकूमत और फौज में दरार पैदा हो गई है जी, ये है हेडलाइन। कहा किसने है? असद उमर ने। क्यों कहा है ये डिटेल बताइए। असद उमर साहब की एक ट्वीट आई है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब DJISI की तकर्री पे इशू बना था हमारा, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का फौज के साथ, तो जब वो मसला हल हुआ तो उसके बाद मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे थे, और जाते जाते शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि दरार पड़ गई। यानी उन्होंने ये हवाला दिया कि जी फौज और हमारे दरमियान दरार पड़ गई और ये मामला अब इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। साथ असद उमर साहब ने कहा कि ये बात मुझे वैसे याद आ गई। ये वैसे उनको याद नहीं आई, वो ये देख रहे हैं कि यूं ही ये 27वीं तरमीम हुई तो सदर साहब दुबई चले गए, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे तकरीर करके, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जिन जो लोग इमरान खान को लेके आए थे उसमें सिर्फ इमरान खान अकेला मुलवस नहीं, बाकी सबको भी सजा होनी चाहिए। इस किस्म की खौफनाक सी तकरीर करके वो भी निकल गए यहाँ से। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब निकल गए, 4 दिन वो वहां पे बैठे रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो था उनका इंतजार करता रहा। नोटिफिकेशन के ऊपर एक क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो असद उमर साहब ये हवाला दे रहे हैं कि जनाब दरार पड़ गई इनके दरमियान, और जो दरार है वो समझते हैं कि अब ये मामला इतनी जल्दी संभलेगा नहीं, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट चली गई थी इस तरह ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी। दरार हो सकता है पड़ गई हो, क्योंकि कुछ ना कुछ है सही वैसे फर्क, कोई ना गवर्नमेंट मान रही है ना कोई और मान रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सारे मामले में, क्योंकि ये चीज जो है ना अब साबित होती जा रही है कि ये प्रॉपर नेग्लिजेंस है या फिर नाहली है गवर्नमेंट की मुकम्मल तौर पर, या अगर नाहली नहीं भी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ मुतालबे किसी न किसी तरफ से होंगे जो मंजूर नहीं होंगे अगर मुतालबा हुआ भी। और जो कहने वाले तो ये कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मैंने आपकी सारी बातें मानी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन ये मामला नहीं, इस तरह नहीं है, इतना सादा नहीं है, इशू कोई और है, आने वाले दिनों में खुल जाएगा, वैसे ज्यादा देर तक नहीं, कुछ हम ही आपको बता देंगे। तो उसके बाद अब इनका ख्याल ही असद उमर साहब का कि ये वो दरार है और अब इनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इतना आइडियल प्राइम मिनिस्टर किसी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मिल सकता। तो ये दोनों बल्कि सारे एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मिल सकती और इतनी अच्छी एस्टैब्लिशमेंट किसी गवर्नमेंट को नहीं मिल सकती। ठीक है, ये जब इतनी कन्वीनियंस हो तो मामला चलता रहता है, मामला खराब नहीं होता, ये खराब प्रूव होने वाला मामला नहीं है। नवाज शरीफ साहब दरार हुई भी तो ठीक कर लेंगे, भर जाएगी दरार। बढ़ ये नवाज शरीफ साहब अचानक बाहर आके एक्टिव हुए हैं तो इससे लोगों को जरा थोड़ा सा शक ज्यादा हो रहा है, और आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो सेटल हो जाएगा। सेटल, मुझे लगता है सेटल हो जाएगी, है सही कुछ ना कुछ। ठीक है, चले अब अगली स्टोरी जी बहुत ही अजीब ही मैं कहूंगा कि एक ऐसे जनरल जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये कोर्ट मार्शल हो चुका है, फैसला महफूज है, किसी वक्त सुना दिया जाएगा, उनकी तस्वीर बाहर आ गई और उनकी तस्वीर में स्पेकुलेशन होनी शुरू होगी कि लेटेस्ट तस्वीर है, ट्विटर पे ये तस्वीर चल रही है, बाकी सोशल मीडिया पे चल रही है, तो इस तस्वीर की हकीकत जानते हैं कि जनरल फैज हमीद जिस तरह से बैठे हुए हैं, कोई क्या देख के ये नहीं कह सकता कि ये इंसान किसी प्रॉब्लम में है, ये मुश्किल में है, तो ये तस्वीर है क्या, ये जानिए। जनरल फैज हमीद साहब की जो तस्वीर है उनकी साहबजादी ने रिलीज की है, उनसे ये निकली है और उसके बाद ये वायरल होती जा रही है। एक सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, डायरी वो पढ़ रहे हैं। अब ये तस्वीर ये ज़हन में रखो कि पुरानी है, ये ताज़ा तस्वीर नहीं है कि जब वो कस्टडी में है तो कस्टडी के अंदर तस्वीर बना ली, क्योंकि कोई शख्स कस्टडी में मोबाइल फोन लेके अंदर नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं होता कि इस लेवल के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जब ट्रायल होता है तो वो इस तरह नहीं लॉकअप में हो या जेल के अंदर हो, वो थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं और ड्राइंग रूम टाइप कमरे होते हैं, अच्छे कमरे होते हैं, यानी गेस्ट हाउस होता है जिसमें रखा जाता है और बाकायदा खानसामा दिया जाता है, खाना खूना खाने के, एक्सरसाइज करने की सारी सहूलतें होती हैं उनको। अच्छा, लेकिन वो जा नहीं सकते किसी जगह पर, कोई शख्स उनसे मिल नहीं सकता सिवाय खास परमिशन वाले लोगों के अलावा, कोई भी जो उनके फैमिली के लोग हैं, और किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होता कि वो आके तस्वीर खींच ले, और अगर वहां से तस्वीर निकल जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम कमजोर है। तो ये जनरल फैज हमीद साहब की जो तस्वीर है ये पुरानी तस्वीर है, ये ताज़ा तस्वीर नहीं है, क्योंकि जो ताज़ा तीन सूरत है उसके अंदर उनके बाल सफेद हो गए हुए हैं और यहाँ पे बाल जो है ना ग्रे हैं, जैसे वो जिस वक्त वो कोर कमांडर थे, DGISI थे, तो उस वक्त इनका ये हुलिया होता था। दूसरा वो ज्यादा कमजोर हो गया, उनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, और इसके अंदर वो फ्रेश हैं जिस तरह पुराने होते थे। वो यूनिफॉर्म के अंदर तो ज्यादा बंदे तगड़ा लगता है, लेकिन ये उसके बाद का मामला है, या तो ये उस वक्त है जब ये बाकायदा फारिग हो गए थे DGISI की हैसियत से, और ज़हन में रखें जब DGISI से निकलता है ना बंदा, तो वो जो मेन घर होता है ना उनका, उससे उनको किसी एक और घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां पे कुछ अर्सा उनको होल्ड रखा जाता है।